जय हिंद साथियों बच्चों, आज हम आप लोग को दो ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप लोग को जो स्ट्रगल करने की क्षमता जो है, जो संघर्ष करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। और आप लोग फील कीजिएगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कितने भी विषम परिस्थिति में, कितने भी ऑड सर्कमस्टांसेस में वो लोग जीना सीखते हैं, जीते भी हैं, हंसते भी हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिससे उन लोगों पर हमें गर्व होता है। तो मैं दो कहानी बताऊंगा आप लोगों को, दो कहानी सुनाऊंगा। एक है ह्यूमन बीइंग का, एक इंसानों की कहानी है और एक जानवर की कहानी है। ठीक है, तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, या जो और भी यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं, सभी को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब आप जिस समय आप लोग देख रहे हो, सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कहानी है हमारे देश की है, अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा, इनका जन्म दोस्तों 1988 में हुआ था, 1988 में। और ये सहारनपुर यूपी की रहने वाली थी अरुणिमा जी। और ये फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर थी, बहुत ही अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर थी। 7 टाइम्स इन्होंने प्राइज़ भी जीता था। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि उसके ज़िंदगी के साथ कब क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। इनके साथ भी कुछ पता नहीं था। सब ज़िंदगी एकदम एज ए नॉर्मल चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, सभी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। हुआ एक दिन क्या बच्चों कि ये 2011 में ये लखनऊ से दिल्ली जा रही थी ट्रेन से। तो बरेली के आसपास में रात के 11-12 बजे कुछ बदमाश गुंडे चढ़े ट्रेन में और अरुणिमा सिन्हा जी एक चेन पहनी हुई थी, सोने का चेन पहनी थी, उसको छीनने लगे। अब एथलीट्स होता है, स्पोर्ट्समैन जो होता है, उसको थोड़ा सा लड़ने उड़ने की आदत होती है, तो इतना वो जिद्दी होता है कि नहीं देता है। खासकर और दूसरी बात की पैसे की भी थोड़ा तंगी होती है अपने इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन की। तो इन्होंने नहीं दिया, वो स्ट्रगल करना सही समझा, बोला कि नहीं मैं लड़ूंगी, आई विल फाइट टू यू। अब उन लोगों ने झगड़ा हो गया। अब वो गुंडे से इनको लगे झगड़ा होने। अब 4-5 गुंडे थे, अब चैन भी छीने और उठाकर इनको फेंक दिया नीचे, ट्रेन से नीचे फेंक दिया, पटरियों पे फेंक दिया। वहाँ पे जो भी कंपार्टमेंट में लोग थे, किसी ने विरोध नहीं किया। ये अपने देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि किसी ने विरोध नहीं किया। इतने लोग 4-5 गुंडे थे वहाँ, कम से कम एक कंपार्टमेंट में। अपने इंडिया में 12 बजे या 13 बजे या कितना भी बजे इंडिया में भरे रहते, 50 लोग तो ऐसे भी रहते हैं। चाहते तो उस गुंडों को मार देते, लेकिन देखिए नियति को कुछ और ही लिखना था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, इनको फेंक दिया, नीचे फेंक दिया पटरियों से। जब ये होश में आई, जब इसने होश संभाला, अरुणिमा जी ने जब होश संभाला और जब ये उठना चाहिए वहाँ से, दोनों हाथ को अपने पटरियों पर ऐसे रख कर जब उठना चाहिए, तो देखा कि इनके जींस से वो जो पैर है ना, पैर टूट गए थे। इनका बाएं पैर पूरा टूट के बाहर हो गया था। दाहिना पैर भी एकदम दर्द से ही हो रहा था। ये रीढ़ की जो हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें बहुत जोर से चोट आई थी। शी इज अबाउट टू डेट, मतलब मरने ही वाली थी। अब इनके पास एक ही ऑप्शन था, 2 ऑप्शन थे। या तो स्ट्रगल करके अपने ज़िंदगी को बचाए, या समझ ले कि आज मेरा लास्ट टाइम है। अब समझिए उस इंसान का, उस औरत के पीड़ा को, उसके पेन को समझिए। पैर टूटा हुआ है, चिल्ला रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नो वन इज कमिंग फॉर हेल्प। कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। ये देश है हमारा। बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभी, मैं ये कहानी सुनता हूँ तो कोई मदद करने के लिए नहीं आया। और ऊपर से रात का समय, आप लोग जानते हैं रेलवे ट्रैक पे कितने चूहे होते हैं। इनके पैर को चूहे आकर काट रहे थे। चूहे अपने जिंदा पैर को, समझो कि जो टूटा हुआ है, कनेक्टेड है नस से, वो आकर चूहे काट रहे हैं। इनसे उठा नहीं जा रहा है, पड़ी हुई है। ट्रेन आ रही है, जा रही है, उसी के पास में बगल में पड़ी हुई है। अब देखिए ये कैसे तैसे ये अपने आप को जिंदा कर पाई, कैसे तैसे इन्होंने अपने आप को सुबह तक जिंदा किया। और जब सुबह हुआ
तो कुछ ग्रामीण लोगों ने इनको उठाकर हॉस्पिटल में ले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ के हॉस्पिटल में। और वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं मैं इनका ये ऑपरेशन नहीं करूँगा, बिकॉज हमारे पास ब्लड नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है हमारे पास, हाउ कैन वी डू दिट। फिर अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि सर आप ऑपरेशन कीजिए। जब वहाँ पे मुझे कुछ नहीं हुआ, अब तो मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ। और देखिए डॉक्टर ने वो अपना खून देकर इनका इलाज किया, ऑपरेशन किया। उसके बाद वो एम्स शिफ्ट हुई और वहीं पे एम्स के बेड पर ही इन्होंने ठान लिया। तो देखिए यहाँ पे इस कहानी पे एक मैं डायलॉग मारना चाहता हूँ, नूरे समा इलाही को बुझा सकता है कौन, ना जिसका सामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो जिसको ऊपर नेचर, अल्लाह, भगवान, ईश्वर जिसको बचाना चाहता है ना, ईसा मसीह जिसको बचाना चाहते हैं, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। आपको स्ट्रगल, पहले आप कोशिश तो कीजिए। अरे ऊपर वाला नेचर, खुदा, अल्लाह आपको तैयार है, पहले आप ट्राई तो कीजिए। हिम्मते मर्द तो मददे खुदा, आप हिम्मत कीजिएगा, मर्द की तरह की हिम्मत कीजिएगा तो आपको खुदा भी मदद करेगा, कोई मदद करेगा। अब ये जब ये तो कहानी देखिए, यहाँ से इतना पेन करके ये गई वहाँ पे एम्स में इनका इलाज हुआ, ये ठीक हो गई, मैंने हो रही थी। वहीं पे एम्स के बेड पे ही इन्होंने ठान लिया, नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये दुनिया मुझे सलाम करे। क्यों ठाना बच्चों? तो जब ये एम्स पर थी तो अखबारों में इनके अपोजिट बहुत सारे न्यूज़ चल रहे थे। अरुणिमा तो बिना टिकट के थी, इसीलिए कूद गई, सुसाइड करने जा रही थी, इसीलिए कूद कर सुसाइड जान दी। निगेटिव बहुत समाचार, मीडिया, इंडियन मीडिया निगेटिव समाचार फैला रहे थे। अब देखिए एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, उसको ऐसे ऐसे अखबार उसको टॉर्चर करेगा। इन्होंने ठाना कि मैं तुम लोग को दिखाऊंगी कि अरुणिमा क्या है। और वहीं पे इन्होंने अपने दिमाग में रख लिया, दिमाग में ये सेटअप कर लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। और ये इंस्पायर्ड भी हुई थी उस समय, अपना युवराज सिंह कैंसर से भी लड़े थे, तो इंस्पायर्ड भी हुई थी वहाँ से, बोला कि नहीं मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो चढ़ना है। वहाँ से इन्होंने अपनी मनसा, जब वहाँ से थोड़ी सी ठीक हुई तो अपनी मनसा अपने घर वालों को बताई, कुछ अगल बगल पड़ोसियों को बताई। तो वो लोग, जो भी लोग सुनते थे बाहर के, वो इनको बोलते थे नहीं ये तुम गलत कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन घर वाले पूरे सपोर्ट किए और इन्होंने अपना बसेंद्री पाल जो है फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन जो अपना माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, उनके संपर्क में गई। फर्स्ट ऐसा आदमी जो घर से बाहर इनको बोला कि नहीं अरुणिमा तू कर सकती है। अब देखिए इन्होंने ठान लिया कि मुझे करना है। बहुत सारे चीज़ें होती है जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, पैसे चाहिए, आपको उस एक कुछ मशीनरी होती है, आपको दवाइयाँ चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको वो पार्ट बाई पार्ट चढ़ाई होता है। तो स्पॉन्सरशिप भी मिला। एक स्वामी जी, वो कर्नाटक के कोई स्वामी जी थे, इनको स्पॉन्सरशिप भी दिए। इन्होंने शुरू किया अपना। जब वो पैर रखती थी तो पैर से अब ज़्यादा प्रेशर करती थी, तो वो जो इनका पैर था, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्यूटी वुमन। एम्प्यूटी मतलब हो गया अपंग। एक पैर तो पूरा कटा हुआ था, उसमें प्लास्टिक के पैर लगे हुए थे, इसके स्टील के पैर बाएं पैर में, दाहिना पैर में फ्रैक्चर, उसमें भी नीचे अंदर वो स्टील के रॉड लगे हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर। इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी एक ठानना एक बहुत बड़ी बात है। जीना वहां पे, उस परिस्थिति में जीना। ये चाहती तो कोई एक छोटा सा जॉब करके जिंदगी पाल सकती थी। अब देखिए बच्चों, आप लोग को सीख मिलता है। क्या आपका 5 किताब पढ़ना इससे ज़्यादा भारी है जिंदगी की लड़ाई से? आप बोलते हैं एक दिन मंडे को टेस्ट रखा जाता है, तो बोलते सर ट्यूसडे को रखिए ना, सर 5 दिन के बाद रखिए ना। एक चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया जाता है। एक चैप्टर के टेस्ट में आप लोग का दिमाग फट जाता है। क्या 5 किताबें उस जिंदगी की लड़ाई, माउंट एवरेस्ट 8,848 फीट की वो लंबाई, मीटर की लंबाई को चढ़ना, अपंग से। कितने पैर है? 40% पैर जिंदा है उसका। एक तो खत्म है, पूरा स्टील का लगा हुआ है, एक में भी आधा खत्म है, दूसरे में भी। उतनी बड़ी चोटी को चढ़ना, 5 किताबें, क्या उससे बड़ा काम है तुम्हारा पढ़ना? नहीं है बड़ा काम। बस ठानो तो कोई भी जिद, कोई भी लक्ष्य इंसान के जिद से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इस बात को याद रखो बच्चों। इन्होंने दिखाया, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। 2013 में ये फर्स्ट इंडियन, वर्ल्ड फर्स्ट एम्प्यूटी वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट,
पहली ऐसी अपंग दुनिया की औरत हो गई जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया। उसके बाद इनको बहुत सारी सरकारें बहुत सारे अवार्ड दिया, और सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी बच्चों, माउंट एवरेस्ट तक ही नहीं सफ़र तय किया। तो इसके बाद इन्होंने, मुझे याद भी नहीं इन्होंने क्या क्या किया, तो मैं लिख के लाया हूँ ये। माउंट एवरेस्ट के बाद 2013 में इंडोनेशिया में गई, वहाँ पे उसके बाद एवरेस्ट के बाद फिर किलिमंजारो की, अफ्रीका का किलिमंजारो सबसे बड़ी है अफ्रीका की। उसके बाद एल्ब्रस यूरोप में, वहाँ पे तय किया। उसके बाद कोशिओस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ये माउंटेन है। उसके बाद ओकोनकागुआ अर्जेंटीना का सबसे बड़ा है। उसके बाद कास्ट्रेंज इंडोनेशिया का सबसे बड़ा माउंटेन। इतने को 2013 तक इन्होंने चढ़ाई कर दिया था। देखिए ऐसे लोगों हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ऑप्शन रहता है। अरे ज़िंदगी जीना है तो यार हंस के जियो, आपके पास ऑप्शन है। लोग तो यहाँ बारिश होता है तो लगते हैं कोसने, अरे यार आज बारिश हो गया, अरे छाता ले लो यार, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, आज नहीं पढ़ूँगा, आज ठंडा ज़्यादा है, सोना है। ये बहाने कोई नहीं सुनेगा, आप ही को करना है। और हम चाहेंगे कि हमारा जो होगा मोटिवेशन बाहर से, नहीं, आप खुद एक मोटिवेशन का सोर्स हो। आपके अंदर वो सारी चीज़ ऊपर वाले ने दिया है, नेचर ने दिया है, भगवान ईश्वर गॉड ने दिया है, आपको खुद मोटिवेट करें। समझिए ये औरत का जो पेन होगा उस समय जब पैर टूटा होगा, जिसको चूहे खा रहे होंगे, जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर भी इसने ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि मुझे जीना है, और जीना ही सिर्फ नहीं है, रेंग रेंग के नहीं जीना है, किसी दुकान पे काम करके नहीं जीना है, किसी ऑफिस में काम करके नहीं जीना है। मुझे इस दुनिया पे, दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक पे मेरा तिरंगा फहराना है और मेरा नाम रोशन होना चाहिए। तो क्या इससे बड़ा तुम्हारा NIT का सफ़र है? इससे बड़ा पेन वाला तुम्हारा IIT का सफ़र है? इससे बड़ा पेन वाला तुम्हारे एम्स का सफ़र है? 11-12 पास करना है, 10 पास करना, इससे बड़ा है? नहीं बड़ा है। 5 किताबें हैं, सिर्फ उसको पढ़ना है। तो ये हुआ हमारी पहली कहानी हुआ दोस्तों। दूसरी कहानी दोस्तों एक पक्षी से जुड़ा हुआ है, एक एनिमल से जुड़ा हुआ है। आप लोग सब लोग जानते हैं। इस कहानी से पहले आप लोग को ये बात पता होगी कि कुछ लोग जो होता है परिस्थिति को अपने वश में करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो परिस्थिति के कारण अपने जीवन ख़त्म कर देते हैं। उस परिस्थिति को, अपने लाइफ को उसको समर्पित कर देते हैं। दे डोंट नो हाउ टू फाइट विद द ऑड सर्कमस्टांसेस इन आवर लाइफ। उनको ये पता नहीं है कि हमको कैसे लड़ना है। ऑड कंडीशन है, मुसीबतें हैं, उससे हम लोग कैसे लड़ना है। परिस्थिति ख़राब है तो कैसे लड़ना है। अरे आज दिन खराब है यार, कल अच्छा होगा। ट्राई टू लिव, ट्राई टू सर्वाइव, ट्राई टू डू बेटर। अच्छा करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। ये बाज की कहानी जो है ना, ईगल की कहानी, हमें एक बहुत ही बड़ा सीख देती है, बहुत ही बड़ा सीख। इसका कुल उम्र जो होता है ना, कुल लाइफ होता है इसका 70 ईयर्स होता है बच्चों, जिसमें फर्स्ट फेज ये गुजारता है, 40 ईयर्स ये गुजारता है। जन्म से 40 ईयर तक ये आराम से गुजारता है, उड़ता है, शिकार करता है, खाता है, घूमता है, दूर से ही शिकार को देख लेता है, ये 40 ईयर्स तक। ठीक है, अब देखिए इसकी कहानी शुरू कैसे होती है। जब 40 ईयर्स तक ये चला जाता है, आराम से ज़िंदगी कटती है, धीरे 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 इसके चोंच क्या होते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। इसके जो पंख होते हैं, पंख भारी हो जाते हैं, ये उड़ान नहीं भर पाता है, ये शिकार नहीं कर पाता है चोंच के कारण। इसके जो पैर होते हैं, जो पकड़ने वाले जो होते हैं, वो पकड़न इसकी कमज़ोर हो जाती है, वो भी मुड़ जाते हैं। जो नाखून होते हैं, वो नाखून की जो पकड़न होती है वो कमज़ोर हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर 40 साल के बाद इसके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो शिकार नहीं करे, और पक्षियों में, एनिमल में क्या होता है, शिकार करोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो तुम्हारा शिकार कोई और करेगा। तो इसके पास 2 ही ऑप्शन है, आइदर ये मरेगा या अपने आप को फिर पुनर्स्थापित करने के लिए स्ट्रगल करेगा, पेन देगा। इसके पास ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता है कि नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं फिर से अपने आप को जिंदा करूंगा, फिर से अपने आप को साबित करूंगा, फिर से नए बन के आऊँगा। और उस एरिया का जो सबसे बड़ा पहाड़ी होता है, सबसे ऊंचा जो पहाड़ी होता है, उस पर ये बाँस चला जाता है। वहाँ जाने के बाद जो इसके मुड़े हुए
चोंच होते हैं उसको पहाड़ी पर मार मार के टक्कर मार मार के उसको तोड़ देता है, अपने पंख को तोड़ देता है, अपने जो नाखून होता है उसको तोड़ देता है, घसीट घसीट के मार मार के घसीट घसीट तोड़ देता है। अब फिर से प्रकृति इसको नए चोंच देता है, फिर से इसके चोंच आते हैं, फिर से वो नाखून आते हैं, फिर से वो पंख आते हैं, फिर ये पुनर्जन्म की तरह होता है और तब ये सेकेंड फेज में जाता है और सेकेंड फेज में 30 साल का सफ़र तय करता है। समझिए, अपने नाखूनों को तोड़ना, अपने चोंच को तोड़ना कितना पीड़ादायक होगा, कितना दर्द भरा होगा, फिर भी ये बर्दाश्त करता है, तभी तो 30 साल तक जिंदा रहता है। हमें भी आगे का सफ़र तय करने के लिए एक बहुत पेन फेज से गुजरना पड़ता है। उस पेन फेज को जब आप बर्दाश्त कर लीजिएगा तभी आप तप के एक सोने जैसे भट्टी को बर्दाश्त कर लेता है, तभी जाकर वो एक ज्वेलर बनता है, गहना बनता है, जिसकी बहुत ही पूजा होती है, जिसकी बहुत इज्जत होती है। तो आपको उस पेन फेज को हमको तय करना है। स्टूडेंटों के लिए पेन फेज होता है वो पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, उसको नहीं आप कष्ट झेलिएगा, उसमें आप सोचिएगा ऐश करें, आराम करें, मज़ा करें, तो फिर आगे का ज़िंदगी आप अच्छा से नहीं गुजारिएगा। ये 30 साल का जो सेकेंड फेज आप अच्छा से नहीं गुजारिएगा। बचपन से लेकर तो आपको अच्छा से गुजारा है, ये जो 10, 11, 12 का फेज है, ये दिस इज़ योर पेन फेज। इस फेज को यही गैप है, यहाँ पे 40 और 30 के बीच का जो गैप है, जो ये पेन लेकर आता है, इसी पेन को आपको बर्दाश्त करना है। क्या इस दर्द से बड़ा दर्द है तुम्हारा पढ़ाई का दर्द? नहीं बड़ा है। इस पेन को आप बर्दाश्त कीजिएगा तो आगे का आप 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स मज़े से काटिएगा। अब यहाँ पे पेन नहीं कीजिएगा तो 40 साल में आपका जी तो जाइएगा, लेबर बन के जीजिएगा, किसी के यहाँ काम करके जीजिएगा। तो दोस्तों, स्ट्रगल तो जारी रखना है, हमेशा बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना वीडियो मैं लास्ट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये दोनों कहानी पसंद आया हो। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरा चैनल, और हो सके तो अगर मुझे आप उस लायक समझते हैं, इफ़ आई डिज़र्व दैट, देन शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड को। चलो, हैव ए नाइस डे।